नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपकी सेहत की, बढ़ते कोरोना संक्रमण की। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर किश्त दर किश्त अब एक तरह से कंप्लीट लॉकडाउन की कगार पर मध्य प्रदेश इस वक्त खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मजदूरों के पलायन की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। ऑक्सीजन, बेड और इंजेक्शन को लेकर लगातार कई तरह की शिकायतें हैं। अस्पताल में अनियमितताएं हैं। सरकार हर दिन मैराथन बैठकें कर रही है, जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अब अस्पतालों के लिए उसका बोझ संभालना आसान नहीं रह गया। चर्चा आज इसी मसले पर करेंगे कि तालाबंदी से ही क्या कोरोना की चेन टूटेगी। मजदूरों की वापसी पर आखिर सुरक्षा के इंतजाम क्या है। एक्टिव मरीजों के मुकाबले अस्पतालों में बेड की व्यवस्था क्या है। लॉकडाउन पीरियड का इस्तेमाल सुविधाओं को बढ़ाने में होगा और पिछले साल एक साल में हुआ क्या है। तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब आउट ऑफ कंट्रोल है। पिछले 24 घंटे में आए नए केस ने 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित 1 दर्जन शहरों में लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में रिकवरी दर गिर रही है, संक्रमण दर बढ़ रहा है। सरकार भी हालात से अनजान नहीं है। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। मामले बढ़ने के साथ ही सख्ती भी बढ़ती जा रही है। सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए इमरजेंसी फंड भी जारी करने की बात कही है। मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि इस संकट में कहीं भी, किसी भी जिले में किसी भी तरह के बिस्तरों की कमी नहीं है। हमारे पास समुचित बिस्तर उपलब्ध हैं। बजट की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी लगभग 104 करोड़ रुपए आज सरकार ने सैंक्शन किए हैं, जो प्रत्येक कलेक्टर को दिए जाएंगे। लगभग 2 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले में जाएगा। टोटल मिलाकर 104 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बजट केवल कोविड के संकट से निपटने के लिए है, वो कलेक्टर के विशेषाधिकार में रहेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में 4,986 केस, 24 की मौत। इंदौर में 912 और भोपाल में 736 नए केस, जबलपुर में 369 और ग्वालियर में 323 नए केस। एमपी में एक्टिव केस का ग्राफ 32,000 के पार चला गया है। एक्टिव केस के मामले में मध्य प्रदेश देश में 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 10 दिन में 2 गुना पॉजिटिव मरीज मिलने लगे हैं। एमपी के 52 में से 47 जिलों में 100 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। एमपी में अप्रैल के पहले हफ्ते में 23,000 संक्रमित बढ़े हैं। एमपी में कोरोना संक्रमण दर भी 13.28% पर आ गया है। तो आंकड़े खुद बता रहे हैं कि स्थिति कितनी नाजुक है। ऊपर से मजदूरों के पलायन के ऐसे दृश्य फिर से पिछले साल की याद दिला रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन संक्रमण रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन को बढ़ाने और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की बात कह रहा है। साथ ही टेस्टिंग की कीमतों को भी कम किया जा रहा है। शहरों में बड़े कंटेनमेंट जोन बनाने की बात हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडवाइजरी के कंटेनमेंट जोन को 10 दिन तक लगभग बंद रखा जाए। तो हमने शहरों को कहा है कि जहां जरूरत हो वहां बड़े कंटेनमेंट जोन बनाएं। जैसे भोपाल का सबसे ज्यादा केस लोड अगर कहीं है तो कुलार का है। कुलार क्षेत्र को बड़ा कंटेनमेंट जोन बना के उसमें कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात हुई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए मुश्किल की घड़ी है। सरकार भी हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए जनता को भी पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहना होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर फिजिशियन, आईएमए प्रेसिडेंट रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर महेश सिन्हा। बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। उम्मीद है कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। रजनीश जी, मध्य प्रदेश में इस वक्त 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ है। लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। इस सब के बीच अलग अलग जगहों से कुछ अनियमितताएं की खबरें भी सामने आ रही हैं। लोगों में इसकी नाराज़गी भी देखी जा रही है और लोग जब अपनों को खोते हैं तो उसके बीच फिर उनकी नाराज़गी भी नज़र आ रही है। इस सब के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट के दौरान हम कहां खड़े हैं?
देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों को बुरी तरह से चपेट में लिया है और उसी मद्देनजर सरकार ने भी तत्काल जो प्रबंध चिकित्सा की दृष्टि से करना चाहिए वो तो किए ही हैं और कोरोना संक्रमण ना फैले इसलिए कई स्थानों पर, जैसा आपने बताया, लॉकडाउन भी लगाया है 19 तारीख की सुबह तक का। स्वाभाविक है, दो स्तर पर एक साथ सरकार को लड़ना होता है। एक सबसे बड़ा कारण की संक्रमण बढ़े ना, फैले ना, और दूसरा जो संक्रमित हो गए हैं उनके लिए यदि इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन वार्ड की जरूरत है तो वो मुहैया हो। अगर उसको इलाज की जरूरत है, इलाज में भी ऑक्सीजन की जरूरत है या तमाम प्रकार के वेंटिलेटर्स या जो भी दवाई की जरूरत है, इंजेक्शन की जरूरत है, वो मुहैया हो। अफरा तफरी का माहौल भी ना फैले। सुनी सुनाई कहीं बातों पर कई प्रकार के भ्रम खड़े होते हैं जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल अस्पतालों के बाहर हो या दवाई की दुकान के बाहर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा काम है सही जगह से सही सूचना पाने का, वो भी सरकार तेजी के साथ में करने का काम कर रही है क्योंकि हर आदमी इस समय सलाहकार हो जाता है, हर आदमी डॉक्टर हो जाता है। बड़ी विकट परिस्थितियां होती हैं। आपदा के समय जिस प्रकार की कालाबाजारी करने का काम या कुछ गड़बड़ घोटाला करने का काम भी जो लोग कर रहे हैं वो भी दुर्भाग्य से हमारे समाज का हिस्सा है और ऐसे लोग जो इस महामारी के बीच में भी इस प्रकार का कृत्य करने से नहीं चूकते। कुल मिलाकर लेकिन सज्जन शक्ति को सभ्य समाज के नाते जो जहां बैठा है, चाहे वो प्रशासन के पदों पर हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक संगठन के क्षेत्र में हो, सेवा करने की भावना से हो, जिस नाते हो, उसको अपनी अपनी भूमिका का सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करना होगा। सवाल तो कई खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे पर भी कोई सारे सवाल खड़े कर सकते हैं। ये फैला क्यों, यहाँ क्यों नहीं रुका, यहाँ से क्यों आया। मेरे पास भी ढेरों सवाल हैं, मेरे लिए भी किसी के पास में ढेरों सवाल हो सकते हैं, लेकिन उनसे समाधान नहीं होगा और इस बहस को देखने वाला भी समाधान तलाश रहा है। तो उसकी समाधान के लिए एक बात मैं जरूर कहूंगा सत्तारूढ़ पार्टी के नाते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्परता के साथ में जो इंस्टीट्यूशनल बेड हैं, चिकित्सा की दृष्टि से हैं, वो व्यवस्थाएं की हैं। लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता है और दवा या इंजेक्शन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसकी उपलब्धता उसे है। इसकी कमी के कारण कहीं कोई दुर्भाग्यजनक समाचार नहीं है और ना ही ऐसा होने दिया जाएगा। हाँ, पिछला जो पहली लहर का मामला था उस समय हम बहुत पहले से तैयारियों की दृष्टि से भी और समाज भी उसे तैयार लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के माध्यम से हुआ था। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जनता भी इस समय तेजी के साथ में लापरवाही रही और संक्रमण तेज गति से फैला। उस गति से प्रशासन तुष्ट दुरुस्त नहीं हो पाया और इसके बीच में जो माहौल बना वो सबके सामने है और इसके कारण कई जगह लॉकडाउन लंबा लगाने की संभावनाएं खड़ी हुई। नजर आ रहा है कि हम सब मिलकर इस पर विजय प्राप्त करेंगे। रजनी जी प्लीज बने रहेगा। डॉक्टर अमीनुल खान सूरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सूरी। एक तरफ डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम कोरोना योद्धा कह रहे हैं, लेकिन आज भोपाल से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां पर एक डॉक्टर से, ऑन ड्यूटी डॉक्टर से बदतमीजी हो रही थी, बुरा बर्ताव हो रहा था और पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपके नेता और विधायक जो हैं वहीं पर खड़े हुए थे। डॉक्टर इतना सदमे में आया वो कि उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया। अगर अस्पताल में कोई अनियमितता है, अगर अस्पताल में कोई बदइंतजामी है, ऑक्सीजन की कमी है या कुछ भी है, वो डॉक्टर तो अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पर ड्यूटी कर रहा है ना, उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है? निश्चित तौर पर मकसूद भाई, किसी भी कोरोना वॉरियर्स के साथ में अगर ऐसी घटना होती है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग अपनी जान हथेली पर रख के आम जनता की जान बचाने में लगे हुए हैं, उनका सम्मान पूरी जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने और पूरे देश की जनता ने पिछले कोरोना काल में भी किया था और आज भी करता है और पूरे हृदय से करते हैं। पर ऐसी स्थितियां निर्मित क्यों हो रही हैं? जब ऑक्सीजन के अभाव पे, दवाई के अभाव में, जब इंसान को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जब किसी का परिजन चला जाता है तो उसकी संवेदना, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसके कष्ट का अनुभव वही आदमी कर सकता है जिसने अपने परिवार का कोई सदस्य खोया है, जिसने अपना नक्ते जिगर खोया है, जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपना पति खोया है या जिसने अपने परिवार का बुजुर्ग खोया है। उसकी वेदना का स्मरण ना मैं कर पाऊंगा ना आप कर पाएंगे। हम सिर्फ अनुभव समझ सकते हैं कि वो किस पीड़ा से गुजरा होगा। पर ये स्थितियां निर्मित क्यों हुई मेरे मध्य प्रदेश में?
में। इस तरह की स्थितियां क्यों आ गई जब दिख रहा था भोपाल और इंदौर में कोरोना बढ़ता जा रहा है, कोरोना के रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्यों प्रशासन ने रेमडेसिविर की व्यवस्था नहीं की? क्यों 1 साल पहले जब हमारे पास कोरोना काल पहली दफा आया था और मैं बार बार, रजनीश भाई मेरे साथ कई डिबेटों में बैठे, मैंने हमेशा सवाल उठाया कि 1 साल से लेकर अभी तक में हम कहां बढ़े, हम क्या तैयारी कर पाए? पूरा चिट्ठा खुल गया है प्रदेश की सरकार का। ये निकम्मी सरकार कोई कार्य करने में कहीं सामने नजर नहीं आ पाई है। आप बताइए इंदौर में किस तरह की लाइन लग रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। आज खुद सीएचएल हॉस्पिटल में पार्किंग के अंदर 10 एक्स्ट्रा स्ट्रेचर लगवा के उन पे ऑक्सीजन की व्यवस्था करा के हॉस्पिटल प्रशासन ने मदद की, हम लोगों ने सहयोग किया तो 10 लोगों को एडमिट करा पाए। इतनी बुरी स्थिति है, त्राहिमाम की स्थिति है कि आदमी के पास दवाई नहीं है, बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या करे? 25,000 रुपए में ब्लैकिंग हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की मध्य प्रदेश में, इंदौर के अंदर। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैकिंग करने की कोशिश की जा रही है, इंजेक्शन कहीं अवेलेबल नहीं है। जो 700 रुपए की कोरोना की जांच सरकार कहती है प्राइवेट अस्पतालों में 1500 रुपए में हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पूरी तरह से जनता को लूटने का काम हो रहा है। अब इससे निकलना कैसे? ये स्थितियां तो पैदा हो गई, सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। अब इसके लिए क्या प्लान है? किस तरह से लोगों को अस्पताल में एडमिशन मिल पाएगा? कैसे कोरोना रुक पाएगा? जनता को घर बैठाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सरकार का क्या प्लान है? ये भी हम जानना चाहेंगे। आने वाले मैनेजमेंट पर हम बात करेंगे। रजनी जी से आप प्लीज दोनों हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन डॉक्टर सिन्हा से पहले बात करना जरूरी है। डॉक्टर सिन्हा, लगातार पिछले हम वक्त से रेमडेसिविर की कालाबाजारी, उसके लिए 100-500 हज़ार लोगों की भीड़ की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। एक तरफ वैक्सीनेशन हो रहा है, दूसरी तरफ ये कि नया इंजेक्शन सामने आया है, पिछले 1 साल में ज़्यादा लोग इसे जान रहे हैं। अब सवाल इसी को लेकर है कि ये कन्फ्यूजन कहाँ से आ रहा है, या फिर ये अफवाहें, हम इसे अफवाह कहें या कोई खबर कहें, जो कि लगातार लोगों के पास जा रही है। डॉक्टर क्या इसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और क्या ये लाइफ सेविंग ड्रग है? इसका क्या वो है जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है इस वक्त? पूरे देश में हो रहा है, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह। देखिए, सोशल मीडिया के द्वारा आजकल इतनी भ्रांतियां फैलती हैं जिन्हें रोक पाना किसी भी व्यक्ति, संस्था या सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाता है। जैसा कि अभी कहा कि रेमडेसिविर का ब्लैक हो रहा है, जो हो रहा है, तो ये स्थिति पैदा क्यों हुई ये देखना है हमें। और दूसरी चीज ये सबको जान लेना, जो और भी हमारे साथी उपलब्ध हैं उनको जानना और जनता को जागरूक करना जरूरी है कि रेमडेसिविर का बहुत कम उपयोग है और बहुत कम स्थितियों में ही लाभदायक होता है। ये कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि आप हर मरीज जिसको आप रेमडेसिविर लगाएंगे वो कोरोना से ठीक हो जाएगा। और इसको विशेष परिस्थिति से पहले लगाने से कोई फायदा नहीं है, और विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने की या बहुत बिगड़ जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। एक बीच की स्थिति होती है जिसका डॉक्टर निर्णय लेते हैं कि इनको रेमडेसिविर से सहायता मिल सकती है। कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा आपने रेमडेसिविर लगाएंगे तो आप ठीक ही हो जाएंगे। तो ये भ्रांति मैं सबसे अनुरोध करूंगा, इसको दूर करें। और इसके कारण एक तरह की जो होर्डिंग करने की, जमाखोरी की प्रवृत्ति है हर स्तर पे, यानी लोग भी खरीद के रख रहे हैं। मैंने तो ऐसा सुना कि रख लोगे, अभी तो इतनी बड़ा बीमारी बढ़ रही, कल हमको जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से मिलेगा करके। तो ये स्थिति और भ्रम होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि अस्पतालों की स्थिति जो है वाकई उन पे बहुत दबाव है, और जैसा कि पिछले बार हुआ था उससे ज्यादा दबाव है इस बार, क्योंकि स्थिति इस बार जो संक्रमण है वो थोड़ा गंभीर ज्यादा है पहले से, और बहुत जल्दी व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो भोपाल में हुआ वाकई बहुत खेदजनक है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और मैं तो कहूँगा जिनने भी इस तरह का व्यवहार किया उन पर सख्त से सख्त एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, और चिकित्सा सुरक्षा नियमों का पे भी कार्रवाई करनी, चाहे कोई भी कितना बड़ा हो। अभी आप देखिए फिनलैंड में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने एक पार्टी कर ली तो पुलिस ने उन्हें जुर्माना कर दिया। क्या हम ऐसी स्थिति कभी सोच सकते हैं हमारे देश में? वैसे तो हम कहते हैं कि प्रजातंत्र है, लेकिन यहाँ 2 तरह के तंत्र चलते हैं, एक वीआईपी तंत्र और एक जनता तंत्र। तो इसको भी दूर करना बहुत जरूरी है, जिससे जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है उसको बिस्तर नहीं मिल रहा है। लोग अप्रोच लगा के अस्पतालों में भीड़ लगा रहे हैं बिना मतलब के कि हमको कहीं तकलीफ होगी तो बिस्तर नहीं मिलेगा। वो हम देख भी रहे हैं, वो वीआईपी ट्रीटमेंट और आम जनता का ट्रीटमेंट। अगर कोई निकल रहा है तो इंदौर में एक ऑटो ड्राइवर को पीट दिया गया, शिवपुरी शहडोल से तस्वीरें आई, वहाँ पर भी किसी से उठक बैठक लगवाई जा रही, किसी से मारपीट हो रही है। डॉक्टर साहब, लेकिन कोरोना पर आपसे प्लीज़ बात करना जरूरी। संक्रमण की जो चेन है वो टूटेगी कैसे?
मध्य प्रदेश में 32,000 से ज़्यादा एक्टिव पेशेंट हैं, जिसमें 8% सामान्य बेड पर हैं अस्पतालों में, 18% ऑक्सीजन बेड पर हैं और 8% जो है आईसीयू में है। लेकिन करीब 66% जो है वो होम आइसोलेशन में है। प्लीज़ इसको थोड़ा बताएं। पिछली बार भी यही हुआ था, जब होम आइसोलेशन थोड़ा देर से शुरू हुआ था और उसके बाद ही स्थिति नियंत्रण में आई थी। होम आइसोलेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अस्पताल के बिस्तर की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग अगर इन बिस्तरों को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो जिनको वाकई जरूरत पड़ती है उनको बिस्तर फिर नहीं मिलता है। तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए, डॉक्टरों को सहयोग करना चाहिए। बंद कर देना हर चीज को या लॉकडाउन कर देना, हमने देखा है कि बहुत लंबे समय तक ये बहुत नुकसानदेह होता है। इसके कारणों पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों बढ़ा। जैसे ही ये अफवाहें फैलने लगी देश में कि फिर से लॉकडाउन लग रहा है और फिर से बंद हो रहा है सब, तो जो हमारे मजदूर भाई थे वो फिर वापस लौटने लगे। वो तस्वीरें फिर आ रही हैं। बीच में त्योहार आया होली का, उसमें लोग घर लौटे। तो इस समय थोड़ी सावधानी बरतनी थी कि जब भीड़ का इतना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो प्रशासन को इस पे ध्यान और नजर रखनी चाहिए थी, जांच की जानी चाहिए थी, आइसोलेशन किया जाना चाहिए था कि जब भी लोग बाहर से आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो जैसा पिछली बार किया गया था कि बड़े बड़े आइसोलेशन सेंटर बनाए गए थे, वहां रखा गया था, उनकी सुविधा की गई थी। तो ये स्टेज की जो चूक हुई है उसके कारण ये बहुत ज्यादा फैला है। और इसमें एक जैसे कंटेनमेंट जोन है, ये बहुत अच्छी वो है कि एक जिस एरिया में उसको आइडेंटिफाई करके आप बंद कर दें। लेकिन जब आप पूरे शहर को बंद कर देते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, अभी रायपुर को लॉकडाउन कर दिया, और लॉकडाउन में यानी आम व्यक्ति को सिर्फ दूध मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतना सख्त लॉकडाउन लगाया गया इस बार कि आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पे थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण भी होना चाहिए। जो हमारे गरीब लोग हैं, जो रोजी रोटी जिनके रोज कमाते हैं, रोज उनका घर चलता है, उनका भी थोड़ा इसमें ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब प्लीज बने रहिएगा। रजनीश जी, अब आप आरोपों पर जवाब दे दीजिए जो डॉक्टर सूरी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं बदइंतजामी और बाकी तमाम अनियमितताओं को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी अपनी चर्चा के दौरान कहा था और बहुत सारी बातें अभी सिन्हा साहब ने भी कही है। अफरा तफरी अराजकता को बढ़ावा देने वाला दल कांग्रेस जिस इंजेक्शन की जरूरत नहीं है उसे निजी तौर पर भी लोगों ने संग्रहित करने का काम करना शुरू कर दिया। मुझे कहने में संकोच होता है क्योंकि ऐसा इमोशनल इशू है कि इसमें हर एक अपने अपने अलग प्रकार के तर्क निकाल के बैठ जाता है। लेकिन हम डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर चलेंगे या अपनी मर्जी और मंशा के आधार पर चलेंगे? वैक्सीनेशन का सवाल उठाना शुरू कर दिया कि वैक्सीनेशन बिलो 45 क्यों नहीं कर रहे, सबको ओपन कर देनी चाहिए। अरे भाई, जो 45 से ऊपर के हैं, 45 साल से ऊपर के हैं, उनका ही टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। जब वैक्सीन आई तो आपने संदेह खड़ा करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने कि वैक्सीन बेकार है, वैक्सीन काम की नहीं है। लिखित तौर पर आनंद शर्मा जी जो उपनेता राज्यसभा के, उन्होंने श्रीमान सिंहदेव साहब ने, स्वास्थ्य मंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, में कई नाम ले सकता हूं कि लिखित ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने वैक्सीनेशन को लेकर संदेह खड़ा करने का काम किया। आप कह रहे नहीं वो फ्री फॉर ऑल कर दो, सबको कर दो। अरे एक व्यवस्था होती है, कोल्ड चेन खड़ी होनी होती है, उसको लगाने वाले की व्यवस्था देखना पड़ती है, उसकी सप्लाई की चेन खड़ी करना पड़ती है, तमाम प्रकार के बंदोबस्त करना पड़ते हैं और वो लगातार चल रहा है। अरे अब वो कमी है, बहुत सारी कमी हो गई, बहुत सारी कमी हो गई। अरे उसकी सप्लाई की चेन है, 3 दिन 5 दिन के डोज ऑलरेडी दिए गए हैं और उसके आगे के हिसाब से भी बढ़ाया गया है। और हर प्रकार की रणनीति एक्सपर्ट्स के साथ में बैठकर, जो इस मैनेजमेंट के जानकार हैं, उनके साथ में बैठ के बनती है। और ठीक इसी प्रकार इलाज के मामले में एक ही अस्पताल में सभी को जाना है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। नहीं तो आप डॉक्टर पर टूट पड़ो, क्योंकि आप बड़े नेता हो, बड़े लोग हो, आप विपक्ष में हो, इसलिए सारे सवाल आप खड़े कर दो। आपका विपक्ष के नाते कोई धर्म नहीं है, क्योंकि आप केवल सवाल खड़े करने के लिए हो, भड़काने के लिए हो, अराजकता फैलाने के लिए हो, झूठ बोलने के लिए हो, गलत तथ्य प्रस्तुत करके, गलत तर्क प्रस्तुत करके लोगों में एनार्की फैलाने के लिए हो। मुझे लगता है कि मुझे बहुत शर्म आती है। 1 साल से क्या कर रहे थे? अरे 1 साल में कोरोना की संक्रमण दर कहां पहुंच गई थी? कई प्रकार के डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए हैं, कई प्रकार के दवाइयों के प्रोडक्शन बंद कर दिए गए थे, कई प्रकार के दवाइयां डस्टबिन में डाल दी गई, बंदोबस्त उसी और बेड बना के नहीं रखे जाते हैं। संक्रमण के अनुसार तमाम प्रकार के चिकित्सीय प्रबंध होते हैं। क्या बेड इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन वार्ड बना के रखते हैं? टेस्टिंग के बारे में जानना चाह रहा हूं आपसे रजनीश जी। तो मुझे लगता है समझ की बात है ना, लेकिन जो समझने को तैयार नहीं उनको। डॉक्टर सूरी से थोड़ा सा हमारा कांटेक्ट लूज हुआ है, उनसे फिर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच बताइए कि अभी टेस्टिंग को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन
प्रशासन क्या सोच रहा है? अभी भी करीब 33,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं मध्य प्रदेश में और 8,000 टेस्ट जो हैं हर रोज पेंडिंग हो जा रहे हैं। अब ये जब तक नतीजे नहीं आते इतने में लोग बाकी और लोगों से मिलते हैं और फिर वो ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। 8,000 टेस्ट अगर रोज पेंडिंग हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? देखिए जो संभावित हैं उनको तत्काल जो संभावित हैं यानी जिन्होंने अपना टेस्ट कराने के लिए सैंपल दे दिया है, केवल उतना मात्र नहीं, जो संभावित हैं उनको तो कभी होम आइसोलेशन का सुझाव दिया जा रहा है और उनकी निगरानी करने की व्यवस्था भी की है, औचक निरीक्षण करने का बंदोबस्त भी किया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार होकर वो सर्वे शुरू कर रहा है, ताकि जहां संभावना जिन इलाकों में हो सकती है वो भी उनको ट्रेस किया जाए। और तीसरी बात है, ट्रीटमेंट को लेकर कहीं किसी प्रकार की कोताही नहीं है। कृपया अफवाहों पर ना आए। जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है उस डॉक्टर की कही बात को स्वीकार करें। ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार निर्बाध रूप से हो रही है। आपको अगर किसी दवा या इंजेक्शन की जरूरत है वो आपको मिलेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो दल, संगठन या नेता कर रहे हैं, भगवान के लिए माफ करो, ऐसा मत करो जिसके कारण समाज में अफरा तफरी फैले। डॉक्टर सिन्हा, इसी टेस्टिंग को लेकर ही सवाल आपसे भी है, और कितनी ये जानी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री अब तक 2 बार तमाम मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की पोजीशन अब संक्रमण के मामले में और खराब हो रही है। अब वो 6ठे नंबर पर इस वक्त आ चुका है एक्टिव केसेस के लिहाज से। देखिए, टेस्टिंग में तो हर जगह देर हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी देर हो रही है और इस पे ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है कि किस कारण से देर हो रही है। ये चीजें, बहुत सारी चीजें सामने आती नहीं है। दूसरा, कुछ गलतफहमियां पिछली बार भी हुई थी और इस बार भी हो रही है। जैसे एंटीजन टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है जी। इसको अगर कोई व्यक्ति किसी लक्षण के साथ पहुंचता है, उसका नेगेटिव आ जाता है, तो उसे ये नहीं कहा जाना चाहिए कि आप मुक्त हो। उसको आरटीपीसीआर कराने की सलाह दी जानी चाहिए, जो कि पिछली बार भी गलती हुई थी, नहीं दी गई थी, और इस बार भी वही गलती दोहराई जा रही। तो इसे भी दूर करना, और ये सब जगह हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, तो इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। आरटीपीसीआर की करने की क्षमता पहले हमारी लगभग 0 थी, उसको काफी बढ़ाया गया है, लेकिन उसको और बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी राज्यों से अनुरोध किया है कि आरटीपीसीआर को बढ़ाएं, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट हैं, जितने भी टेस्ट हैं कोरोना की जांच करने के लिए। दूसरी चीज ये कि होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति किसी भी लक्षण से जा रहा है, तो अगर टेस्ट का उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो ये उसे सूचित किया जाना चाहिए कि भाई जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप दूर ही रहे, अपने अलग। डॉक्टर साहब, बहुत माफी के साथ आपको रोकना होगा क्योंकि वक्त इतना है, लेकिन आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। आगे ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर आपसे बात होगी। रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक पर जाने से पहले अपील एक बार फिर से आप सभी से यही, मास्क लगा कर रखें। लॉकडाउन जहां जाएं उसका पालन करें। जहां लॉकडाउन खुल जाएगा मंडे के बाद से, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें। जो वैक्सीनेशन के दायरे में आ रहे हैं लोग, वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। बने रहिए हमारे साथ।